जिन मुद्दों पर विपक्ष चर्चा की मांग कर रहा था, प्रधानमंत्री उन सभी मुद्दों पर बोले, लेकिन विपक्ष लगातार हंगामा करता रहा, वॉकआउट तक कर दिया। पीएम मोदी ने जब हमला बोला तो विपक्ष वहां से भाग निकला। देखिए। लोकसभा के बाद आज पीएम मोदी राज्यसभा में जमकर विपक्ष पर बरसे। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलते हुए प्रधानमंत्री ने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई और विपक्ष पर जमकर निशाना भी साधा। पीएम मोदी ने मणिपुर से लेकर बंगाल तक हर मुद्दे पर बात की। पीएम मोदी ने बंगाल में महिला की पिटाई की घटना का जिक्र किया और यह भी कहा कि बंगाल के संदेश खाली में भी कुछ दिनों पहले महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न की घटना सामने आई, जो रोंगटे खड़े करने वाली है। लेकिन महिलाओं पर होने वाले इन अत्याचारों पर वो लोग खामोश हैं जो खुद को प्रगतिशील नेता और महिला अधिकारों का चैंपियन बताते हैं। महिलाओं के साथ होते अत्याचार में विपक्ष का जो सिलेक्टिव रवैया है, ये सिलेक्टिव रवैया बहुत ही चिंताजनक है। बंगाल से आई कुछ तस्वीरों को सोशल मीडिया पे वीडियो देखा, एक महिला को वहां सरेआम सड़क पर पीटा जा रहा है और जो घटना संदेश खली में हुई, जिसकी तस्वीरें रोंगटे खड़े करने वाली है, लेकिन बड़े बड़े दिग्गज मैं सुन रहा हूं कल से, इसके लिए पीड़ा उनके शब्दों में भी नहीं झलक रही है। अपने आप को बहुत बड़े प्रगतिशील नारी नेता मानते हैं, वो भी मुंह पे ताले लगा करके बैठ गए, क्योंकि संबंध उनके राजनीतिक जीवन से जुड़े किसी दल से। बोले इंदिरा इज इंडिया कहने वाले संविधान विरोधी हैं। पीएम मोदी ने पेपर लीक, ईडी, सीबीआई के दुरुपयोग जैसे मुद्दों पर भी विपक्ष पर हमला बोला। आज संविधान की बातें करते हैं, संविधान लहराते हैं, जय संविधान कहते हैं। अरे आप लोग तो इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया के नारे लगा करके जिए हो, आपको संविधान की कोई आदर भाव कभी व्यक्त कर नहीं पाए हो। पीएम मोदी के भाषण के दौरान विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। राज्यसभा में प्रधानमंत्री का भाषण शुरू होते ही विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। कल की तरह आज भी विपक्ष ने प्रधानमंत्री के भाषण के दौरान हंगामा किया, लेकिन प्रधानमंत्री हंगामे से विचलित नहीं हुए। तो कुछ देर बाद विपक्ष सदन से वॉकआउट कर गया। विपक्ष की इसी हरकत से नाराज सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि विपक्ष सदन छोड़कर नहीं, मर्यादा छोड़कर गया है और विपक्ष ने उन्हें नहीं, संविधान को पीठ दिखाई है और विपक्ष की अपनी शपथ का अनादर किया है। आज वो सदन छोड़कर नहीं गए, मर्यादा छोड़कर गए। आज उन्होंने मुझे पीठ नहीं दिखाई है, भारत के संविधान को पीठ दिखाई है। आज उन्होंने मेरा अनादर और आपका अनादर नहीं किया है, उस शपथ का अनादर किया है जो संविधान के तहत ली है। भारत के संविधान की इससे बड़ी अपमानित बात नहीं हो सकती। विपक्ष के हंगामे के बीच पीएम मोदी ने लोकसभा की तरह ही राज्यसभा में विपक्ष को धोकर रख दिया। जिन मुद्दों पर विपक्ष चर्चा चाहता था, पीएम मोदी उन सभी मुद्दों पर बोले, लेकिन विपक्ष ने चर्चा में शामिल होने के बजाय वॉकआउट कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़े हादसे के दोषियों की तलाश शुरू हो चुकी है। हादसे की पूरी मॉनिटरिंग खुद सीएम योगी कर रहे हैं और 24 घंटे के भीतर उन्होंने जांच रिपोर्ट मांगी है। इस बीच सीएम योगी का कहना है कि हाथरस की घटना हादसा है या साजिश, इसकी जांच हर पहलू से की जा रही है, जिसके लिए अब टीम का गठन भी हो चुका है। हाथरस में भीड़ की भेंट चढ़े 121 लोगों की मौत कैसे हुई? कैसे बाबा की चरणों की धूल के लिए 121 श्रद्धालु अपनी जान गंवा बैठे?
अब एक एक रहस्य से पर्दा उठने वाला है, क्योंकि सीएम योगी ने इस मामले की जांच के लिए एक टीम का गठन किया है, बल्कि न्यायिक जांच का भी फैसला किया है। इस पूरे घटनाक्रम के लिए हम लोगों ने एडीजी आगरा की अध्यक्षता में एक एसआईटी गठित की है, जिसने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट दी है और इस घटना की तह में जाने के लिए उनसे कहा गया है। बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिन पर जांच होनी बहुत आवश्यक है। अब तक प्रथम दृष्टया जो थी हमारी कार्रवाई ये थी कि राहत और बचाव के कार्य को आगे बढ़ाने के बाद आयोजकों को पूछताछ के लिए बुलाना। सीएम योगी ने साफ कर दिया है कि एडीजी आगरा के नेतृत्व में एसआईटी का गठन कर दिया गया है। घटना की गहराई से जांच करने के आदेश दे दिए गए हैं। सरकार ने न्यायिक जांच का भी फैसला किया है। रिटायर्ड हाईकोर्ट के न्यायाधीश नेतृत्व करेंगे। प्रशासन के रिटायर्ड अधिकारी भी हिस्सा होंगे। सीएम योगी ने बताया कि आगरा जोन के एडीजी की अध्यक्षता में एसआईटी गठित की गई है। ये जांच पारदर्शी तरीके से होनी चाहिए। हादसे के कारणों, हादसे के जिम्मेदारों के लिए एफआईआर दर्ज की गई है। मामले की न्यायिक जांच की जाएगी, जो रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में होगी। हम लोग इस बात को किसी भी प्रकार से डिनाई नहीं कर सकते। इस प्रकार की घटना केवल एक हादसा नहीं होता है। अगर हादसा भी है तो उसके पीछे कौन जिम्मेदार है, और अगर वह घटना घटित हुई है तो इसके पीछे हादसा नहीं तो साजिश किसकी है, कौन इसके पीछे है, इन सभी पहलुओं को लेकर के राज्य सरकार ने तय किया है कि हम इसका एक जुडिशियल इंक्वायरी भी करवाएंगे। दरअसल इस घटना के बाद से नारायण साकार, मुख्य सेवादार और सत्संग में शामिल अन्य आरोपी फरार चल रहे हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए टीम भी गठित हो चुकी है। दावा यह किया जा रहा है कि इस हादसे के एक एक गुनहगार को सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हाथरस की घटना के बाद बाबा सतर्क हो गए हैं। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को अपने भक्तों की चिंता सताने लगी है। बाबा बागेश्वर ने अपने भक्तों से अपील की है कि वो बागेश्वर धाम ना आएं, बल्कि अपने घरों से ही उत्सव मनाएं। तो पंडित प्रदीप मिश्रा भी सतर्क नजर आ रहे हैं, देखिए। हाथरस हादसे के बाद बाबा बागेश्वर को अपने भक्तों की चिंता सता रही है। बाबा बागेश्वर ने अपने भक्तों से बड़ी अपील की है। बाबा नहीं चाहते कि भक्तों की संख्या बढ़ने से छतरपुर के बागेश्वर धाम में कोई अप्रिय घटना हो जाए। दरअसल 4 जुलाई को बाबा बागेश्वर का जन्मदिन है। पूरे देश भर से भक्त बाबा के दर्शन के लिए बागेश्वर धाम पहुंच रहे हैं। बाबा बागेश्वर ने कहा है कि जन्मदिन के पहले ही बागेश्वर धाम में भारी संख्या में भक्त जमा हो गए हैं। ऐसे में ज्यादा भीड़ होने से कोई दुर्घटना ना हो जाए। बाबा ने अपने भक्तों से अपील की है। एक वीडियो भी जारी किया है और कहा है कि भक्तों की भीड़ को संभालना मुश्किल होता जा रहा है, इसीलिए अब सभी घर से ही हनुमान चालीसा का पाठ कर और वृक्षारोपण कर उनका जन्म उत्सव मनाएं। बहुत अद्भुत आनंद उत्सव की तैयारियां चल रही हैं, बहुत व्यापक तरीके से। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से हम एक निवेदन और प्रार्थना करना चाह रहे हैं, आप लोगों के सुरक्षा के भाव को दृष्टिगत रखते हुए जो जहां है वहीं से उत्सव मनावे। सुना आपने, बाबा ने अपने भक्तों से क्या अपील की है। बाबा बागेश्वर नहीं चाहते कि जैसे हालात हाथरस में बने ऐसे ही कुछ उनके भक्तों के साथ हो, लिहाजा उन्होंने भक्तों को घर से उत्सव मनाने की अपील की है। बाबा बागेश्वर ने उनसे जुड़े श्रद्धालुओं के लिए एक खुशखबरी दी है। उन्होंने कहा कि आने वाली 21 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है। उस समय पर वो योजनाबद्ध तरीके से 30 से 40 एकड़ की जगह में व्यवस्था करेंगे, जहां अन्नपूर्णा रसोई भी होगी और श्रद्धालुओं के लिए कोई परेशानी भी नहीं होगी। भक्त 21 जुलाई की तैयारी करें। आगामी गुरु पूर्णिमा जो 21 जुलाई की है, उसमें हम योजनाबद्ध तरीके से और व्यापक मैदान कम से कम जो है 30-40 एकड़ का रखेंगे।
बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की तरह ही कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा सुनने के लिए भी भीड़ उमड़ती है, लेकिन हाथरस हादसे के बाद पंडित प्रदीप मिश्रा भी सतर्क हो गए हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा ने 7 दिवसीय शिव पुराण कथा को चौथे दिन ही समाप्त करने का ऐलान कर दिया। विदिशा में सागर भोपाल बाईपास रोड पर स्थित गिरधर कॉलोनी में कथा का आयोजन किया जा रहा था। पंडित प्रदीप मिश्रा की शिव पुराण कथा सुनने के लिए मंत्री प्रहलाद पटेल भी विदिशा पहुंचे थे। उन्होंने कथा में श्रद्धालुओं की आने वाली भारी भीड़ को देखते हुए कहा कि इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं, इनकी सुरक्षा प्रशासन और आयोजक सबकी जिम्मेदारी है। जो अव्यवस्था है उस अव्यवस्था से मैं दुखी भी हूं और इस बात के लिए मैंने सार्वजनिक रूप से क्षमा याचना भी की है, लेकिन मैं ये मानता हूं कि ये हम सबकी जिम्मेदारी है, चाहे वो शासन हो या प्रशासन हो। यदि इतनी बड़ी संख्या में लोग आते हैं तो उनकी चिंता करना हमारा कर्तव्य और धर्म है। हाथरस हादसे के बाद देश भर के बाबाओं में हड़कंप है। बाबाओं की कथा सुनने भक्तों की भीड़ उमड़ती है, इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी आयोजकों की भी है। तभी तो धीरेन्द्र शास्त्री भक्तों से अपील कर रहे हैं, तो प्रदीप मिश्रा भी सतर्क हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मंदिरों में ड्रेस कोड एक बार फिर से चर्चा का सबब बना हुआ है। कारण है मध्य प्रदेश के विश्व प्रसिद्ध मां बगलामुखी के मंदिर में लगाया गया है बैन। आगर मालवा के इस मंदिर में बकायदा ड्रेस कोड को लेकर बोर्ड भी चस्पा कर दिया गया है। देखिए। मंदिरों में ड्रेस कोड लागू होना चाहिए या नहीं, इस पर फिर से बहस शुरू हो सकती है। कारण है मध्य प्रदेश के विश्व प्रसिद्ध आगर मालवा स्थित मां बगलामुखी के मंदिर में लगाया गया एक बोर्ड। इस बोर्ड को मंदिर में जगह जगह लगा दिया गया है, जिसमें साफ लिखा है कि मंदिर में अमर्यादित छोटे वस्त्र जैसे हाफ पैंट, बरमूडा, मिनी स्कर्ट और कटी फटी जीन्स पहनने पर गर्भगृह में प्रवेश नहीं मिलेगा। और इस ड्रेस कोड को लागू करने का फैसला बाकायदा मंदिर प्रबंधन समिति की तरफ से लिया गया। उसमें मंदिर में जो कपड़े पहनने की एक मर्यादा प्राचीन समय से चली आ रही है। जैसे कि कोई भी अगर आता है तो वहाँ पर पुरुष के लिए धोती कुर्ता और महिला के लिए साड़ी पहले के समय से चली आ रही जो प्रथा वो निर्धारित है। तो आज के समय में क्या है कि लोग मॉडर्न के रूप में जैसे कोई बरमुंडा, केपरी पहन के इत्यादि आते हैं, तो उसमें थोड़ा लोगों को नहीं आना चाहिए। उसमें उन लोगों को, महिलाओं को साड़ी और पुरुष को धोती कुर्ता पहन के मंदिर में आना चाहिए, जिससे हमारा सनातन धर्म भी में ठीक से चले और लोगों को भी दर्शन करने में कुछ असुविधा ना हो। तो जो आज के समय में जो लोग पहन के आ रहे हैं उसमें थोड़ा सा अनुचित रहता है। हालांकि ये कोई पहला मामला नहीं। इससे पहले बीते साल ही उत्तराखंड, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में इसे लेकर बोर्ड या नोटिस चस्पा किया गया। ये मामले केवल मध्य प्रदेश के नहीं, इसके अलावा अन्य राज्यों के मंदिरों में भी प्रवेश को लेकर ड्रेस कोड व्यवस्था बनाने की कोशिश हुई। हालांकि कुछ धर्म गुरुओं ने इस पर सवाल उठाए और कहा कि ऐसा फैसला नई पीढ़ी को मंदिर आने से विमुख कर सकता है। अब देखना है कि आम लोग इस ड्रेस कोड के फैसले को किस नजर से देखते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने आज अपना सालाना बजट विधानसभा में पेश कर दिया। हालांकि विपक्ष को यह रास नहीं आया और उसने सवाल उठाए। तो व्यापारी वर्ग कह रहा है कि नया टैक्स नहीं लगाया गया, यह भी तो एक राहत ही है। देखिए। साल 2024-25 का सालाना बजट मध्य प्रदेश की विधानसभा के मानसून सत्र में पेश कर दिया गया। कुल 3,65,067 करोड़ के इस बजट में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने पिछली बार की तुलना में 16% का इजाफा किया है। खास बात यह कि नई योजनाएं शुरू करने के साथ ही पुरानी योजनाओं को भी जारी रखा गया। एक नजर बजट की मुख्य बातों पर। कुल 3,65,067 करोड़ का बजट। पिछली बार से बजट में 16% इजाफा। फसल बीमा योजना के लिए 2,000 करोड़, 22 नए ITI, 3 मेडिकल कॉलेज खुलेंगे। खेल युवा कल्याण के लिए 586 करोड़, कन्या विवाह योजना के लिए 250 करोड़ का प्रावधान, उज्ज्वला योजना के लिए 520 करोड़, पशुपालकों के लिए 590 करोड़ आवंटित, दुग्ध उत्पादकों के लिए 150 करोड़ का प्रावधान, गौशालाओं के लिए 250 करोड़ आवंटित।
हालांकि जब वित्त मंत्री बजट पेश कर रहे थे उस दौरान विपक्ष का खूब हंगामा देखने को मिला। नरसिंह घोटाले पर विपक्ष ने जमकर नारेबाजी की और टोका-टोकी भी की। वहीं वित्त मंत्री ने 2024-25 में प्रति व्यक्ति आय 1,32,465 रुपए होने का अनुमान जताया और कहा कि 2003-04 के मुकाबले 11 गुना होगी। हमारी सरकार का प्रयास है कि आगामी 5 वर्षों में जाए वार्षिक बजट के आकार को दोगुना किया जाएगा। प्रबंधन एवं आर्थिक गतिविधियों के विस्तार से प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय में निरंतर वृद्धि हो रही है। प्रचलित भावों पर वर्ष 2023-24 अग्रिम अनुमान अनुसार प्रति व्यक्ति आय 1,42,563 रुपये है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2003-04 में प्रति व्यक्ति आय मात्र 13,465 रुपये थी, जो बढ़कर अब लगभग 11 गुना हो गए। उधर दूसरी तरफ बजट पर सीएम ने प्रतिक्रिया दी और कहा कि हर विभाग में होने वाले खर्च को बढ़ाया गया है। ये समावेशी विकास वाला बजट है। में कोई कर किसी प्रकार का नहीं बढ़ाया गया है। उपलब्ध संसाधनों के बलबूते पर हमारी आय और व्यय की सीमाओं को फैलाते हुए इसी के अंदर सबको समाविष्ट करने का प्रयास किया है। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि सभी विभाग और खास करके विभागों को दी जाने वाली धनराशि भी उनकी द्वारा की गई मांग से भी ज़्यादा दिया गया है। लेकिन सरकार के दावे पर कांग्रेस को भरोसा नहीं है। विपक्ष का कहना है कि ये जनहितैषी बजट नहीं, क्योंकि सरकार लगातार कर्ज ले रही है जिसके ब्याज का भुगतान जनता के पैसे से होता है। घोटाले को बजट की आड़ में दबा रहे हैं, वो भी एक ऐसा बजट जिसमें कुछ है ही नहीं। महिलाओं को आपने वायदा किया था 3,000 रुपए देने का, उसका प्रावधान इस बजट में नहीं। आपने एमएसपी की बातें करी, आपने युवाओं के रोजगार की बातें करी, आपने जो जो बात करी वो बजट में है नहीं। तो हम ऐसे बजट जिससे हमें आशा नहीं है, हम इसको क्यों सुनेंगे। हम पहले बात करेंगे कि जो छात्रों के भविष्य की हत्या हो रही है और उस पर सरकार उत्तर देने से बच रही है। हमने तो विरोध करा, क्योंकि बजट में कुछ भी ये ले आए, जब तक भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई नहीं होगी तब तक हम चुप बैठने वाले नहीं है। और भ्रष्टाचारी तो पूरा बजट खा ही जाएंगे ना, तो कौन से बजट की ये बात कर रहे हैं और क्यों अपनी खुद की पीठ थपथपाने का ये नाटक कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर मोहन यादव की सरकार ने अपना पहला बजट आज हंगामे के बीच पेश कर दिया। आने वाले दिनों में अब सदन में इस पर चर्चा भी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। पहले गर्मी की मार, अब मॉनसून का प्रहार। देश के कई भागों में अब बारिश से तबाही मची हुई है। उत्तराखंड, गुजरात से लेकर राजस्थान तक हर जगह पानी ही पानी है। पहाड़ दरक रहे हैं तो जमीन धंस रही है। कहीं नदियों का उफान गाड़ियों को खिलौनों की तरह बहा ले गया, तो कहीं सैलाब के जोर के सामने जिंदगी ने दम तोड़ दिया। गुजरात के जूनागढ़ में लोग जान पर खेलकर यात्रा कर रहे हैं। गुजरात के कई जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट है, जहां भारी बारिश हो सकती है। जल भराव की वजह से जूनागढ़ के 2 नेशनल हाईवे ठप हो गए। करीबी जिले की 34 सड़कों पर नदी बहती हुई दिख रही है और 29 गांवों का संपर्क पूरी तरह टूट गया है। हमारी टीम बिल्कुल दक्ष है अपने काम करने के लिए। किसी प्रकार का चाहे मैनमेड चाहे नेचुरल डिजास्टर हो, उसमें हम लोगों के रेस्क्यू इवैक्यूएशन के लिए वेल ट्रेन है और हम बढ़िया काम करने के लिए तैयार हैं। असम में बाढ़ से हालात बदतर होते जा रहे हैं। 6 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। भारी बारिश की वजह से 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। असम के सीएम हिमंत बिस्व शर्मा ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर किया है। उफनती चिरंग नदी में डूब रहे हाथी के बच्चे का रेस्क्यू किया गया।
उत्तराखंड में तो आसमान से मूसलाधार बारिश का अनुमान है। नदी का स्तर काफी बढ़ चुका है, जो कि बहुत दिनों कभी नहीं बढ़ा था। एसडीआरएफ ने नदी में डूबी कई गाड़ियों को बाहर निकाला। मॉनसून इस बार काल बनकर आया है और एडवेंचर के चक्कर में लोग अपनी जान भी गंवा रहे हैं। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में दूधगंगा नदी में पिकनिक मनाने आए 2 लड़के नदी के तेज बहाव में फंसकर डूब गए। सर्च टीम ने नदी से एक लड़के का शव निकाला। इससे पहले लोनावाला में पिकनिक मनाने गए एक ही परिवार के 5 लोगों की झरने में डूबने से मौत हो गई थी। मरने वालों में एक महिला समेत 4 बच्चे थे। पश्चिम बंगाल के कई हिस्सों में पिछले कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है। दार्जिलिंग के पहाड़ों में लगातार बारिश से कई जगह जमीन खिसकने से बड़ा हादसा हुआ। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने करीब 22 महीने के बाद अपनी पगड़ी उतार दी है। अयोध्या जाकर श्री राम के चरणों में अपनी पगड़ी उतारने से पहले सम्राट चौधरी ने मुंडन कराया। सरयू नदी में डुबकी लगाकर अपनी पगड़ी को प्रवाहित भी कर दिया। महीनों तक सिर पर पगड़ी बांधे सम्राट की प्रतिज्ञा थी कि बिहार में महागठबंधन की सरकार जाए, और ऐसा होने के बाद ही सम्राट ने प्रण पूरा होने के बाद अपना मुरेठा उतारा। बिहार के डिप्टी सीएम और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने बुधवार को अयोध्या जाकर प्रभु श्री राम की जन्मस्थली में अपनी पगड़ी उतार दी। करीब 22 महीने बाद सम्राट चौधरी ने अपनी पगड़ी उतारी। इससे पहले सम्राट ने मुंडन कराया, सरयू नदी में स्नान किया और मंदिरों में जाकर भगवान की पूजा अर्चना की। महीनों से सम्राट चौधरी के सिर पर बंधी पगड़ी तब चर्चा में आई जब प्रदेश अध्यक्ष ने कहा था कि जब तक वे नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर से नहीं हटाएंगे तब तक पगड़ी नहीं उतारेंगे। हालांकि समीकरण बदल गए और सीएम नीतीश कुमार वापस एनडीए में शामिल हो गए। पगड़ी उतारने के बाद सम्राट चौधरी ने कहा कि उन्होंने महागठबंधन सरकार को हटाने का संकल्प लिया था, जो अब पूरा हो चुका है। 28 जनवरी को ही एक पूरा हो गया था और हम लोगों ने तय किया था कि जैसे ही चुनाव प्रक्रिया पूर्ण होगी तो जाकर प्रभु श्री राम के चरणों में मुरेठा को समर्पित करूंगा। सितंबर 2022 में अपनी मां के निधन के बाद सम्राट चौधरी ने सिर पर पगड़ी बांधी थी। लोकसभा चुनाव की समाप्ति के बाद बिहार बीजेपी अब अगले साल होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई। अपना प्रण पूरा होने के बाद सम्राट चौधरी अब नए कलेवर में नजर आ रहे हैं। जाहिर है 25 की लड़ाई में 24 से ही जोर आजमाइश शुरू होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। टीम इंडिया कल भारत लौट रही है। T20 वर्ल्ड कप में जीत के बाद टीम बारबाडोस में फंसी थी और टीम इंडिया के वेलकम की क्या तैयारी है, आइए जानते हैं। दुनिया में भारत का परचम लहराने वाली चैंपियन टीम कल अपने वतन लौट रही है। T20 वर्ल्ड कप जीतकर टीम इंडिया कल भारत आ रही है। टीम इंडिया वर्ल्ड कप जीतने के बाद बारबाडोस में फंसी हुई थी। देश के करोड़ों लोग इनका इंतजार कर रहे हैं। वहीं चैंपियन भी घर वापसी के लिए बेकरार थे। वहीं अब टीम स्पेशल फ्लाइट से भारत के लिए रवाना हो चुकी है और कल सुबह 6 बजे टीम दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंच जाएगी। भारत के शेर कल भारत की धरती पर कदम रखेंगे। यहाँ इनके वेलकम की जोरदार तैयारियां की गई हैं। एक नजर डालते हैं टीम इंडिया के कार्यक्रम पर। टीम इंडिया सुबह 6 बजे दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचेगी। इसके बाद 6:45 पर ITC मौर्य में टीम पहुंचेगी। सुबह 10 से 12 बजे तक PM ऑफिस में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।
दोपहर 2 बजे टीम मुंबई के लिए रवाना हो जाएगी। शाम 5 बजे वानखेड़े स्टेडियम में टीम पहुंचेगी। वहीं शाम 5 से 7 बजे तक ओपन बस परेड का आयोजन होगा। शाम 7 से 7:30 बजे तक वानखेड़े स्टेडियम में कार्यक्रम का आयोजन होगा। टीम इंडिया ने वर्ल्ड कप अपने नाम कर देश का सिर गर्व से ऊंचा किया है। तभी तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चैंपियन टीम से मुलाकात करेंगे, उन्हें शानदार जीत की बधाई देंगे। मुंबई में भी शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी के साथ ही खबर सरदार में आज के लिए इतना ही।